नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज हज़ा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे ब्रेड की केमिस्ट्री के बारे में और जानेंगे जीव जंतुओं के कांटे, डंक जैसे नुकीले अंगों की डिजाइन से जुड़े विज्ञान को। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। ब्रेड बनाना काफी आसान है। इसमें 4 सामग्रियों आटा, नमक, पानी और ईस्ट को मिलाकर गुथा हुआ आटा तैयार किया जाता है और फिर इसे बेक कर ब्रेड बनाई जाती है। सुनने में तो काफी आसान है, लेकिन मॉलिक्यूल लेवल यानी कि आणविक स्तर पर काफी कुछ घटित होता है। तो आइए आज ब्रेड बनाने की केमिस्ट्री को समझते हैं। ब्रेड के साइंस को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य इंग्रेडिएंट आटे की बात करते हैं। आटे में 10 से 15% तक ग्लूटेनेंस और ग्लिएडिन्स प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बड़ी संख्या में अमीनो एसिड से बने विशाल अणु होते हैं। संयुक्त रूप से इन्हें ग्लूटेन कहा जाता है। इन प्रोटीन्स के बिना ब्रेड बनना काफी मुश्किल है। जैसे ही आटे में पानी मिलाया जाता है, प्रोटीन आपस में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और अपनी चेन के बीच के क्रॉस लिंक को तोड़ भी सकते हैं। ये प्रोटीन पूरे आटे में एक बड़ा ग्लूटेन नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे जैसे आटे को गूंथा जाता है, प्रोटीन आपस में और भी ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं और अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। दूसरी सामग्री जो कि आटे के ग्लूटेन नेटवर्क को प्रभावित करती है, वो है नमक। नमक ग्लूटेन नेटवर्क को और भी मजबूत बनाता है और आटे को लोचदार बनाते हुए आखिर में बनने वाले ब्रेड के स्वाद को भी बढ़ाता है। अब इस नेटवर्क का फूला और उठा हुआ होना बहुत जरूरी होता है और ये काम करता है ईस्ट यानी कि खमीर। ईस्ट में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आटे में मौजूद स्टार्च को शर्करा में तोड़ देते हैं। सबसे पहले ईस्ट एमाइलेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है और फिर माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज ईस्ट के लिए भोजन का काम करता है और चयापचय के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बनी सभी शर्करा का इस्तेमाल ईस्ट द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये बेकिंग की दूसरी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल हो जाती है। ब्रेड का भूरा रंग इसी प्रतिक्रिया का नतीजा है। ब्रेड बेक होने की प्रक्रिया के दौरान इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से पहले आटे के अंदर छोटे छोटे बबल यानी कि छिद्र बना देती हैं। आटे को जितना ज्यादा गूंथा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इससे बनने वाले बबल भी ज्यादा बनते हैं, जो ब्रेड को फूला हुआ बनने में मदद करते हैं। समय बचाने और ज्यादा बबल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कई बार बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में ही सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जो अम्लीय अवस्था में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ग्लूटेन फ्री ब्रेड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बिना ग्लूटेन नेटवर्क के तो ब्रेड बिल्कुल चिपकी सी बनेगी। इसके लिए ग्लूटेन फ्री आटे जैसे कि चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़ैंथेन गम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक विशेष जीवाणु द्वारा उत्पादित पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूटेन को एक समान लचीलापन प्रदान करता है। ब्रेड बनने के बाद अगर इसे समय पर ना खाया जाए तो ये बासी होना शुरू हो जाता है। ऐसा नमी की कमी के कारण नहीं, बल्कि स्टार्च के क्रिस्टलीकरण और समय के साथ कठोर होने की वजह से होता है। प्रयोगों में पाया गया है कि 7 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई ब्रेड एक दिन में उतनी ही बासी हो जाती है जितनी 30 डिग्री सेल्सियस पर बाहर रखी ब्रेड 6 दिन में बासी होती है। इसलिए अगर आप ब्रेड को फ्रिज में स्टोर करते हैं तो दरअसल आप उसके बासी होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। इसलिए बेहतर है कि ब्रेड को बनाने या फिर खरीदने के बाद जल्दी ही खा लिया जाए। कैक्टस के कांटे, मच्छर के डंक, साही का कटीला आवरण या फिर बैक्टीरियोफॉज वायरस का पुंजनुमा नुकीला तंतु, प्रकृति में मौजूद इन नुकीले चुभने वाली शारीरिक संरचनाओं की कई भूमिकाएं हैं, जैसे सुरक्षा या पोषण। लेकिन एक बार जो वैज्ञानिकों के कौतूहल का विषय रही, वो थी अलग अलग साइज के बावजूद इनकी डिजाइन में समानता। वैज्ञानिकों ने हाल ही में भौतिकी के सिद्धांत के सहारे इस समानता की व्याख्या की है। आइए जानते क्या है ये व्याख्या। प्रकृति की हर रचना में एक सिद्धांत और उद्देश्य छुपा है, जिसे विज्ञान उजागर करने की कोशिश करता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के अंगों में भी प्रकृति के रहस्य छिपे हैं।
कांटा, डंक, सूंड जैसे चुभने वाले नुकीले अंगों की डिजाइन में आपसी समानता ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। वैज्ञानिकों ने पहली समानता तो ये देखी कि चाहे वो नैनोमीटर साइज के बैक्टीरिया भक्षी वायरस के तंतु हों या आर्कटिक सागर में पाई जाने वाली नॉर्वेल की 2 से 3 मीटर लंबी सूंड हो, सभी सीधे पतले शंकु हैं। इन सभी का आधार यानी शरीर से जुड़े हिस्से का व्यास उनकी कुल लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। ये अनुपात क्या है और इसका निर्धारण क्यों हुआ? इस कौतूहल को शांत करने के लिए डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी कारे हार्डविग जेन्सन ने कई जीव जंतुओं के कांटों, डंक जैसे अंगों का अध्ययन किया और निष्कर्ष पर पहुंचे। किसी भी चुभने वाली चीज यानी भेदक का आकार 2 परस्पर विरोधी बाधाओं से निर्धारित होता है। पहले ये कि लक्ष्य को भेदने के लिए उसे इतना बल लगाना पड़ेगा जो लक्ष्य द्वारा उत्पन्न घर्षण के दबाव को पार कर सके, और दूसरी बाधा है ये बल इतना भी नहीं हो सकता कि भेदक रचना टूट जाए या मुड़ जाए। वैसे तो इन 2 सीमाओं को साधने के लिए कई आकृतियां उपयोगी हो सकती हैं। ये आकृतियां पतली और लंबी से लेकर चौड़ी और छोटी हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति ने जिस आकृति को सामान्य रूप से अपनाया है उसमें आधार के व्यास और रचना की लंबाई का अनुपात लगभग 0.06 होता है। यानी चुभने वाली रचना की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास लगभग 0.3 सेंटीमीटर होगा। जेन्सन के मुताबिक जीव जंतुओं में आमतौर पर इस आकृति के चयन के पीछे कारण है प्रकृति का किफायती होना। ये सही है कि किसी जीव के मोटे भेदक ज्यादा टिकाऊ होंगे, लेकिन उनमें कुल पदार्थ भी ज्यादा लगेगा जो उस जीव को ही भरना पड़ेगा। इसलिए जैव विकास ऐसी रचना को प्राथमिकता दी जो लक्ष्य को भेदने के लिए बस पर्याप्त मजबूत हो। नेचर फिजिक्स में प्रकाशित शोध पत्र में जेन्सन की टीम ने डिजाइन के इस सिद्धांत की मदद से भेदने वाली चीजों की आकृतियों का सटीक पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है। उन्होंने ठोस शंक्वाकार भेदक चीजों के लिए सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया। उनकी गणनाओं से पता चला कि आधार का अनुकूल व्यास मात्र 3 बातों पर निर्भर करता है: भेदक की लंबाई, उसके पदार्थ की कठोरता और लक्षित ऊतक द्वारा उत्पन्न घर्षण का दबाव। उन्होंने ये भी पाया कि पदार्थ की कठोरता और घर्षण का दबाव ज्यादा असर नहीं डालता। उनके अनुसार मुख्य बात आधार के व्यास और लंबाई के अनुपात की है। इस मॉडल के मुताबिक लंबाई और व्यास के बीच समानुपात का एक समीकरण है, यानी लंबाई दुगनी होगी तो व्यास भी दुगना होगा। अपने समीकरण को जेन्सन और उनकी टीम ने सजीवों में उपस्थित 140 भेदक अंगों, कांटों पर परखा। इनमें कशेरुकी, अकशेरुकी, जलचर, थलचर पौधे, शैवाल और वायरस शामिल थे। इन सभी में भेदक अंग समीकरण से मेल खाते पाए गए। इनके अलावा मानव निर्मित सुइयां, कीलें, तीर जैसी चीजें भी इस समीकरण पर खरी उतरी। शोधकर्ताओं का मानना है कि भौतिकी की इस समझ से मानव निर्मित किसी भी नुकीले चीज के लिए डिजाइनिंग का एक अच्छा सिद्धांत मिलता है, जैसे बेहतर सुइयों की डिजाइनिंग। आज का साइटेक आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विज्ञान के एक बेहद रोचक पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।